हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग डीएलएड के लिए लगभग गणित का यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का गणित का जो है हम लोग मैक्सिमम पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं। अब जो है सामाजिक विज्ञान पे आते हैं। ठीक है, किस पे? सामाजिक विज्ञान पे आते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ध्यान समझना है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनसे संबंधित जो भी मैं तथ्य बताऊंगा वो आपके जो है अति लघु में और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों में जो है काम आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि जो है क्या पैटर्न है, कैसा प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे और इसी से मिलता जुलता पैटर्न जो है फॉलो होता है। तो आज जो हम लोग सामाजिक विज्ञान का पहला क्लास देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तराइन का प्रथम युद्ध जो है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये बीटीसी 2016 और डीले 2020 दोनों में पूछा गया, देख लीजिए। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था इसकी बात हो रही है। 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 1191 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो इसको डिटेल में देख लेते हैं कि युद्ध कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तराइन का जो युद्ध है अथवा तरवाड़ी का युद्ध 1191 और 1192। देखिए 1191 में क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का क्या हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। और 1192 में क्या हुआ था, ये द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, लगातार 91 और 92 में हुआ था प्रथम युद्ध तराइन का और द्वितीय युद्ध। ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जिसका नाम क्या था, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान यानी कि चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, अच्छा, इस युद्ध से क्या हुआ कि जो मुस्लिमों का जो है यहाँ पे इंडिया में आने का दरवाजा क्या हो गया, ओपन हो गया, खुल गया और धीरे धीरे जो है मुस्लिमों का शासन शुरू हो गया। ठीक है, पहले सल्तनत का हुआ, शुभारंभ सल्तनत का मतलब क्या होता है, सुल्तानों का साम्राज्य। ठीक है, सुल्तानों का साम्राज्य हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो है मुगल आए। और कहने का मतलब है कि जो आपको सामने लिखा गया है कि इससे जो है मुस्लिमों का भारत पर नियंत्रण का दरवाजा खुल गया इसी युद्ध से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, बीटीसी 2017 और डीले 2030 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जब मोहम्मद गौरी आया तो उसके जो है कोई निजी संतान नहीं था। उसने क्या किया कि मरने के बाद जो है पहले गुलाम पालते थे। गुलाम का मतलब है कि वफादार होते थे। ठीक है, वफादार हुआ करते थे, उनको पाला करते थे ये लोग। ठीक है, उनको जो है पहले जो है ट्रेनिंग देके लड़ाकू बनाते थे और फिर जो है उनसे अपने हिसाब से काम लेते थे। कहीं कहीं जो है सूबेदार बना देते थे, कहीं का जो वहाँ का जो है किसी सूबे का राजा बना देते थे। यहाँ के जो सम्राट हुआ करते थे यानी कि सुल्तान हुआ करते थे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था। गयासुद्दीन सुबलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश। उत्तर हो जाएगा बी की कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या था, प्रथम सुल्तान था गुलाम वंश का। ठीक है, प्रथम सुल्तान था गुलाम वंश का। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल था वो 1206 से 1210 ईस्वी में था। 1206 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी था वो ओरिजिनल सुल्तान था, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो क्या था, इसका जो है वफादार था, यानी क्या था, गुलाम था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अब जो है गुलामों का शासन शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश क्या था, उसका दामाद था, वो भी क्या था, अब तो संबंध मोहम्मद गौरी से नहीं हटके क्या हो गया, उनके गुलामों से हो गया। तो कहा जाता है कि अब जो है यहाँ से गुलामों का शासन शुरू हो गया था, यानी गुलाम वंश का शासन शुरू हो गया था। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया। देखिए बीटीसी 2017 और डीएलएड 2020 में दोनों में पूछा गया है। ठीक है, 2 बार पूछा गया है। तो 1021 से 22 ईस्वी में, 1023 से 24 ईस्वी में, 1022 से 23 ईस्वी, 1025 से 26 ईस्वी में। देखिए सोमनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पे है, ये है आपका गुजरात में। ठीक है, और यहाँ पे उसने बहुत लूटपाट की, मंदिर को एकदम तहस नहस कर दिया। भगवान शिव का मंदिर था। ठीक है, ये जो है हिस्ट्री में बहुत ही क्या है, एक माइलस्टोन वाला घटना है। तो उत्तर इसका डी हो जाएगा, यानी कि
1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर क्या किया था, आक्रमण किया था। देखिए, गुजरात के बेवराल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल-बर्नी ने अपनी यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा था, जिससे प्रभावित हो मोहम्मद गजनी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। ठीक है, इसका जो है दूर दूर तक क्या था, इस मंदिर का महिमा का बखान था। अल-बर्नी ने भी अपने उसमें बखान किया था। 1025 में जो है सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था और संपत्ति को लूटा और इसको जो है क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। देखिए, जो बीटीसी का पेपर होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो है जितने भी सारे कंपटीशन है, चाहे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, या छोटे मोटे जितने भी एग्जाम एसएससी के हैं, या यूपी में जो लेखपाल लोग हो गए, जितने भी सारे एग्जाम हैं, और इसकी आप तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं बीटीसी का, तो आप इनिशियल फेज में एक जो है जो भी प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, उसकी भी तैयारी आप कर लेते हैं। लेकिन आप ढंग से तैयारी करते हैं तो ढंग से 2 साल का प्रयोग करते हैं तो ठीक है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, बीटीसी 2016 और डीले 2020 में पूछा गया है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो उत्तर इसका भी हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह है, कहाँ पे, वो है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। अजमेर शरीफ या दरगाह अजमेर शरीफ भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर नगर में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज 1141 से 1236 ईस्वी की दरगाह है। इसमें उनका क्या है, मकबरा है। ठीक है, इसमें उनका क्या है, मकबरा है। इस भी प्रश्न आता है कि अजमेर कहाँ पे है। अजमेर जो है राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पे किसका दरगाह है, तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। ठीक है, कार्यकाल क्या है, 1141 से 1236। विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, डीएलएड 2020 में पूछा गया है। राइन, मिसिसिपी, नील या वांगहो सी। नील नदी जो है क्या है, ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वांगहो क्या है, वांगहो जो है ये चीन की नदी है, और चीन की जो नदी, चीन का क्या कहा जाता है इसको, चीन का जो है इसको शोक कहा जाता है। जैसे कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, वैसे वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है ये जो है अपने बाढ़ के समय में, यानी कि अपने जो चरम सीमा पे होती है बाढ़, मतलब कि बरसात के मौसम में, तो वहाँ पे जो है बहुत ही तहस नहस करती है, बहुत ही नुकसान पहुँचाती है जनधन को चीन में। इसलिए जो है वांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, वो है नील नदी। चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा, इसके बारे में। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है कि नील नदी जो है किस महाद्वीप में बहती है। देखिए, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ पे बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी की लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 4132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर के में भूमध्य सागर से उतर जाती है। ठीक है, देखिए ये कहाँ से निकलती है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। ठीक है, तो ये विक्टोरिया नदी से निकलती है। कौन, नील नदी। किस महाद्वीप में बहती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। किस सागर में जाके मिलती है, तो भूमध्य महासागर में जाके मिलती है। और किस मरुस्थल से जाके होकर जाती है, तो ये सहारा मरुस्थल से होकर जाती है। इतने प्रश्न जो है आपको नील नदी से संबंधित मिल गए हैं। लंबाई भी याद कर सकते हैं, 6650 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बन रहे हैं नील नदी से संबंधित। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो जितने भी सारे पॉइंट हैं जो आपके पिछले पैटर्न में आए हैं, उनको जब डिटेल में बता दूंगा, तो वहाँ से जब प्रश्न उठ के आएंगे तो जो है उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे, और अति लघु में और लघु दोनों में जो है आपके काम आएंगे। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है इसमें। ठीक है, कि 2020 में पूछा गया है। देखिए, ये सब इतने आसान प्रश्न नहीं है। पहले तो आप जानिए कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, सुप्त क्या होता है। ठीक है, और 3 होते हैं प्रकार, उसको जानिए, उसके बाद तो बता पाएंगे। फिर उसके एग्जाम्पल याद रखिए, तो तब जो है इसको कर पाएंगे। पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा, स्ट्रोम्बोली। उत्तर हो जाएगा विसुवियस जो है क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, स्ट्रोम्बोली क्या है, ये भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। भूमध्य सागर को इसको क्या कहते हैं, लाइट हाउस। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, इसको स्ट्रोम्बोली को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, संविधान के
किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है? डीएलएड 2020 में इसको पूछा गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में, अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 6 से 12 में, अनुच्छेद 16 से 18 में। उत्तर भी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता के अधिकार क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में मेन रूप से इसको डिफाइन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 14 में ये बताया गया है कि जो भारतीय कानून है उसके सामने सभी भारतीय नागरिक क्या है? समान है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। ठीक है, पद से मतलब नहीं है, जात से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, सब जो है कानून के मामले में क्या है? सब समान है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है का निर्माण किस शासक ने करवाया? डीएलएड 2020 में पूछा गया है। बहुत ही फेमस प्रश्न है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर ने, शेर शाह सूरी ने, शेख अफगान ने या नादिर शाह ने? तो जाएगा भी इनकी शेर शाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। देखिए जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका निर्माण जो है 16वीं शताब्दी में शासक शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि दो देशों के व्यापार में बहुत ही महत्व रखता है ये। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। नाम क्या है इस सड़क का? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, 16वीं शताब्दी में हुआ था। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? डीएलएड 2020 में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक महान को या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को? तो उत्तर हो जाएगा बेन की समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं इसने जो है अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक है। उसने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और एक महान विजेता साबित हुआ। उसकी जीत को देखते हुए उन्हें भारतीय नेपोलियन माना जाता है। ठीक है, उसकी जीत के तरीकों को देखकर उसे भारत का नेपोलियन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, उदाहरण नहीं है की बात हो रही है। डीएलएड 2020 में पूछा गया है। अच्छा, रूपांतरित चट्टान क्या होते हैं? जो भी बेसिक चट्टान होते हैं, ठीक है, वो जब भूमि के अंदर दब जाते हैं दाब ताप के कारण जो है उनका क्या होता है? उनकी जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अंदर की संरचना जो है चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन क्या है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट या ग्रेनाइट? तो उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ग्रेनाइट। क्या है आपका? ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टानों का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण सॉरी नहीं है। बाकी जो संगमरमर है, स्लेट है, क्वार्टजाइट है, ये क्या है? रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। अब देखिए रूपांतरित चट्टान क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ताप एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन या तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? ताप और दबाव के कारण जो है आग्नेय में और अवसादी में क्या होता है? उनके संगठन में और स्वरूप में, यानी कि जो संरचना होती है उसमें क्या होता है? रूपांतरण यानी कि परिवर्तन हो जाता है तथा रूपांतरित चट्टानों के निर्माण होता है। ये चट्टानें सर्वाधिक कठोर या क्या होता है? जीवाश्म रहित होते हैं। तो ये चट्टानें क्या होती हैं? सर्वाधिक कठोर होती हैं और जीवाश्म रहित होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, यानी कि दिल्ली से कहाँ ले गया? डीएलएड 2020 में पूछा गया है। दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर या लाहौर? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। इतिहासकार इसकी इस फैसले को क्या मानते हैं? बहुत ही गलत मानते हैं। बहुत ही धन का क्या किया इसने? नुकसान किया अपनी राजधानी को चेंज करके। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी को कहाँ ले गया? दिल्ली से दौलताबाद ले गया। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन के दौलताबाद में वर्तमान महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया। यानी कि दौलताबाद कहाँ पे है? ये भी प्रश्न आया हुआ है कई बार कंपटीशन में। जो दौलताबाद है कहाँ पे स्थित है? वो जो है तत्कालिक महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब कब किया था? तो 1327 ईस्वी में जो है इसको चेंज किया था उसने। अश्व अक्षांश से संबंधित है। ठीक है, अश्व अक्षांश से संबंधित
है, कितना डिग्री की बात हो रही है, DLED 2020 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अश्व अक्षांश जो होता है, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है यानी कि 0 डिग्री पे है, जो 30 डिग्री दक्षिण उत्तर और 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री नॉर्थ जो है ये अश्व अक्षांश से संबंधित है। ठीक है, तो 30 है, 60 है, 45 है, 90 है, तो उत्तर तो बता ही दिया हूँ, उत्तर हो जाएगा यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ठीक है, देखिए अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा के लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित क्षेत्र है। शांत हवा कम वर्षा, शांत हवा कम वर्षा इन अक्षांशों की क्या है, विशेषता है। अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 डिग्री पर स्थित है। अश्व अक्षांश कहाँ है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 डिग्री पर स्थित है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटियां आध्यात्मिक शांत और शाश्वत शांति के लिए क्या है, एक ज्ञात क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है, DLED 2020 में पूछा गया है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, DLED 2020 में पूछा गया है। खाड़ी में एक नदी है, महासागरीय धारा है। जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है ध्रुवीय धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक महासागरीय धारा है। अब देखिए थोड़ा सा गल्फ स्ट्रीम के बारे में लोग बात कर लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय में एक प्रमुख गर्म पानी का महासागर है। ये धाराएं मेक्सिको की खाड़ी में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास उत्पन्न होती है। ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम है वो अटलांटिक महासागर में एक प्रमुख क्या है, गर्म धारा है। देखिए दो धाराएं होती है, गर्म धाराएं होती है, ठंडी धाराएं होती हैं। ठीक है, तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, गर्म धाराओं से एक है। ये धाराएं मेक्सिको की खाड़ी में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास उत्पन्न होती है और पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट पर उत्तरी पूर्व से 20 डिग्री 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बहती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया। ठीक है, इक्ता प्रथा कहाँ से शुरू हुआ, इसको भी आप लोग कह सकते हैं इस प्रश्न से। ठीक है, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद तुगलक। उत्तर जाएगा बी यानी कि इल्तुतमिश ने जो है इक्ता नाम का जो है प्रथा शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्ता प्रणाली या इक्तदारी प्रणाली दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। इक्तदारी प्रणाली केंद्रीकरण एवं एक शक्तिशाली साधन थी। ठीक है, इक्तदारी प्रणाली क्या थी, केंद्रीकरण का क्या था, एक शक्तिशाली साधन था। यानी कि जैसे इस समय अपने भारत में केंद्र के पास जो है ज़्यादा पावर है अन्य राज्यों की अपेक्षा, इस तरह से जो है इक्तदारी प्रणाली ऐसी थी कि जो राजा होता था अन्य सूबों की अपेक्षा उसके पास ज़्यादा पावर था। इक्तदारी प्रणाली सुल्तानों और कुलीनों के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित था। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है स्थित है, BTC 2015 में पूछा गया है। दिल्ली, लाहौर, अजमेर, काबुल। तो उत्तर जाएगा सी की अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर शरीफ की दरगाह में मौजूद है। इसे 1192 ईस्वी में अफगान के सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, 1192 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ठीक है, उस समय जो है यहाँ का वो सुल्तान नहीं हुआ करता था। सुल्तान तो 1206 में मरने के बाद बना। माना जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में जो है मात्र 2.5 दिन यानी कि 60 घंटे की समय लगा, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ठीक है, बनाने में कितना समय लगा, 2.5 दिन का समय लगा, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अंतिम प्रश्न पे आते हैं। हिजरी संवत जो है चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया था, BTC 2015 में। ठीक है, देखिए जो हिजरी संवत है उस किसके द्वारा शुरू किया गया था इंडिया में, बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा या शाहजहां द्वारा। उत्तर हो जाएगा अकबर द्वारा जो है हिजरी संवत को चलाया गया था। हिजरी संवत कब से शुरू हुआ, क्या है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हिजरी कैलेंडर का आरंभ जो है 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुआ। ठीक है, माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो है इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना प्रस्थान कर गए थे। ठीक है, देखिए मोहम्मद साहब जो है कबीलाओं के बीच में झगड़ा सुलझाने काम कर रहे थे। वहाँ के जो कबीला थे अपने अपने जो है भगवान को मानते थे, अपने अपने हिसाब से जो है भगवान को मानते थे और क्या किए थे, उसी को सर्वोपरि मानते थे, उसी के नाम पे जो है मर कट जाते थे। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि ये कबीलाई जो है आपस में मर जाएंगे, ये कट जाएंगे। ठीक है, इसी के नाम पे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो है ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, सबका मालिक एक है, इसको जो आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ लोगों को क्या है, कुछ कबीलाओं को इससे क्या थी, जो है दिक्कत थी, तो उन्होंने क्या किया, इनको मारने के लिए ढूंढ रहे थे। तो उसी समय जो है
ये इस्लाम जो है क्या कर दिए थे, हजरत मोहम्मद जो है मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे, ठीक है, इनको जान का खतरा था। इसी दिन जो जब छोड़े थे तो इसी दिन को जो है क्या माना जाता है, हिजरी सम्वत को क्या माना जाती है, सुबह माना जाता है। इस घटना को हिजरी सम्वत चंद्र वर्ष पर आधारित मानते हैं, ठीक है। और ये जो है ये चंद्रमा के वर्ष पर आधारित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन समाप्त करते हैं। चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय।